गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मतलब मेरे पति का बच्चा Please, please ask for help. We don't need. क्या आपने कभी सोचा है कि पहलगाम हमले के समय कुछ सामान्य नागरिकों के पास भी यदि अपने लीगल गन्स होते तो क्या वो आतंकवादी इतनी आसानी से 25 से अधिक लोगों की हत्या कर पाते? और क्या वो लोग इतनी आसानी से हत्या कर भाग निकलने में कामयाब हो जाते? मॉडर्न नेशन स्टेट्स में हिंसा का लीगल राइट केवल स्टेट के पास होता है, बट इन प्रैक्टिस इट्स अ यूफेमिज्म फॉर डिसएम्पावरमेंट, अर्थात सामान्य नागरिकों के हाथों से शक्ति छीन उन्हें कमजोर करने की एक चाल है, स्पेशली उन देशों में जहां देश की सरकार पर बोझ बहुत अधिक है और रिसोर्सेज बहुत कम, और जहां सरकार क्रूशियल मोमेंट्स में एब्सेंट रहती है। कानून का पालन करने वाले नागरिकों से कहा जाता है कि वे पुलिस का इंतजार करें, अधिकारियों को बुलाएं और व्यवस्था पर भरोसा करें, किंतु गोलियां इंतजार नहीं करती। भारत में सेल्फ डिफेंस एक प्रिविलेज या एक विशेषाधिकार क्यों है जो केवल कुछ लोगों तक ही सीमित है? सतर्कता के नाम पर अस्तित्व को क्यों खतरे में डाला जा रहा है? लीगली आर्म्स कैरी करने को लेकर भारत में यथास्थिति क्या है? भारत के नागरिकों के लिए लीगली आर्म्स कैरी करना एक सपने जैसा क्यों है? आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप भी जान सकें कि इस विषय में भारत दुनिया से क्या सीख सकता है। (1857) के बाद अंग्रेज ने भविष्य में होने वाले वैसे ही किसी भी विद्रोह को रोकने के प्रयास के रूप में स्ट्रिक्ट डिसआर्मामेंट लागू किया। वो मानसिकता आज तक भी हमारे सिस्टम से गई नहीं है। हथियारबंद सिटीजन्स के प्रति जो अविश्वास की भावना अंग्रेज ने गुलाम भारतीयों के प्रति रखी थी, विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय स्टेट ने अपने हथियारबंद सिटीजन्स के प्रति वही अविश्वास की भावना को जारी रखा हुआ है। हिंसा पर स्टेट की मोनोपोली तभी तक सार्थक है जब इसे तुरंत और यूनिवर्सल रूप से लागू किया जा सके। नागरिकों के हाथों में शस्त्रों का न होना शांति स्थापना नहीं है, ये एक पैसिव सरेंडर है। इतिहास ने हमें बार बार दिखाया है कि पॉलिटिकल लेजिटिमेसी केवल बैलेट बॉक्स से नहीं आती, बल्कि सड़क पर अपनी बात रखने की क्षमता से आती है। सीए विरोधी दंगे, शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन, 2020 के दिल्ली दंगे, या जब नेशनल हाईवेज को किसानों के नाम पर ब्लॉक किया गया, सड़क पर अपनी बात रखने की क्षमता हर बार जीती। किंतु जब नूह जैसे इलाके में हिंदुओं पर हमला होता है, या मंदिरों में तोड़फोड़ की जाती है, या संदेश खली जैसे सांप्रदायिक क्षेत्रों में हिंदू महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, तब आम जनता हेल्पलेस हो जाती है। क्यों? क्योंकि दशकों से साधारण सनातनी नागरिक ने प्रतिरोध करने के अपने अधिकार को, बचाव करने की अपनी प्रवृत्ति को और सड़क पर वीटो करने के अपने अधिकार को भारतीय स्टेट को सौंप दिया है। साधारण सनातनी नागरिक सिस्टम में, इंस्टीट्यूशंस में और संवैधानिक मार्गों में विश्वास करता है, किंतु जिस दुनिया में वो रहता है वो तो तेजी से अराजक होती जा रही है, आस्था विरोधी होती जा रही है और बुरी तरह से अनस्टेबल होती जा रही है। जहां एक ओर देश के दुश्मन अवैध हथियार जमा कर रहे हैं, भीड़ को भड़का रहे हैं और सड़कों पर कब्जा कर रहे हैं, वहीं साधारण सनातनी नागरिक अब भी यही मानता है कि पुलिस समय पर आ जाएगी। किंतु आज की इन स्थितियों में समय रूपी सुविधा उसके पास है नहीं, और यही सबसे बड़ी मुश्किल है। इस क्राइसिस के स्केल को सही मायने में समझने के लिए आप एक बार इन आंकड़ों पर विचार करें। भारत में कुल पुलिस पोजीशंस हैं 19 लाख, जिसमें से 5 लाख खाली पड़ी हुई हैं। यूएन की अप्रूव्ड रेशियो है 222 पुलिसकर्मी प्रति 1 लाख नागरिक। भारत में एक्टिव पुलिस रेशियो है 152 पुलिसकर्मी प्रति 1 लाख नागरिक, और ग्रामीण क्षेत्रों में यह संख्या 80 पुलिसकर्मी प्रति 1 लाख नागरिक या उससे भी कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त
इन पुलिस कर्मियों पर काम का बोझ बहुत अधिक होता है और अक्सर उन्हें वीआईपी ड्यूटी के लिए भेज दिया जाता है, जिससे कभी कभी शहरी इलाकों में भी पुलिस की कमी हो जाती है। 2023 में एक डेटा से पता चला कि हाई प्रायोरिटी वाले डिस्ट्रेस कॉल्स का उत्तर देने में दिल्ली पुलिस को एवरेज 30 मिनट लगे। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में यह एवरेज और भी ज्यादा था। फिर छोटे शहरों और गांवों का क्या होगा? रिजल्ट्स प्रेडिक्टेबल हैं। जब दंगे भड़कते हैं तो पुलिस नुकसान होने के बाद पहुंचती है। इसमें पुलिस का दोष नहीं है, यह सिस्टमैटिक वैक्यूम है जो सनातनी समाज को असुरक्षित बना देता है, न केवल पॉलिटिकली बल्कि एग्जिस्टेंशियली भी। थ्योरेटिकली स्टेट द्वारा सुरक्षा के बदले में नागरिक अपने सेल्फ डिफेंस के अधिकार को छोड़ देते हैं, किंतु जब स्टेट सुरक्षा नहीं कर पाता तब क्या होगा? उस समय नागरिकों को हुए नुकसान की जिम्मेवारी किसकी होगी? कौन भरपाई करेगा नुकसान की? कैसे स्थापित होगा किसी नागरिक की जान की कीमत क्या थी, उसके परिवार के लिए, उसके समाज के लिए? भारत में नागरिकों के पास सेल्फ डिफेंस के लिए कोई मीनिंगफुल तरीका नहीं है। भारत में नागरिकों के लिए गन ओनरशिप के कानून न केवल पुराने हैं, बल्कि वो कानून कॉलोनियल ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को दबाने के लिए बनाए गए थे। अधिकांश आम नागरिक तो तब तक लाइसेंस ले ही नहीं सकते जब तक कि वो अपने जीवन के लिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्ट थ्रेट साबित न कर दें, जो कि निश्चित रूप से किसी घटना के घटित होने के बाद ही साबित हो सकता है। हाथ आपके ऊपर जानलेवा हमला होने की सूरत में यदि आप बच पाते हैं, तभी आप आर्म्स लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल बनते हैं। आए दिन सामने आ रहे इस प्रकार के समाचार ये दर्शाते हैं कि सनातन समाज तेजी से एक घेरे में फंसता जा रहा है। एक तरफ स्टेट में उसका विश्वास उसे गैर कानूनी हथियार रखने से रोकता है, किंतु वहीं दूसरी तरफ उस विश्वास के बदले में स्टेट हमेशा उसे सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाता। उसका शत्रु यह जानता है, फिर चाहे वो वैचारिक शत्रु हो, सांप्रदायिक शत्रु या फिर आतंकवादी। वो जानता है कि सनातनी भीड़ जवाबी कार्रवाई नहीं करेगी, कर ही नहीं सकती। वो जानते हैं कि एक सनातनी परिवार कानूनी रूप से भी और मनोवैज्ञानिक रूप से भी निहत्थे हैं। वो ये भी जानते हैं कि सनातन की मुख्य धारा में कोई डिफेंसिव इंस्टिंक्ट या कोई रक्षात्मक प्रवृत्ति नहीं है, किंतु इसे बदलना होगा। सिविलियन सेल्फ डिफेंस पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है। किसी प्रकार की आक्रामकता से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि सभ्यतागत जिम्मेवारी से प्रेरित होकर। जो समाज अपने मंदिरों, अपनी बेटियों, अपने बुजुर्गों की रक्षा नहीं कर सकता, वो धर्म में निहित समाज हो ही नहीं सकता। वो तो एक ऐसा समाज है जो लूट लिए जाने का इंतजार कर रहा है। संदेशखली से मणिपुर तक, नूह से भोपाल तक सनातनी बैकफुट पर फंस गए थे, जबकि कट्टरपंथी शत्रु तत्व पूरी तरह से हथियारबंद थे, जिन्हें अच्छी तरह से पता था कि आगे बढ़ने में कोई खतरा नहीं है। थ्योरेटिकली हिंसा पर मोनोपोली के कारण ही मॉडर्न स्टेट्स फंक्शनल और सिक्योर बनते हैं, किंतु जब वही मोनोपोली इनएक्शन की मोनोपोली बन जाती है तो ये सुरक्षा नहीं करती, उल्टे कानून को मानने वाले नागरिकों को ही खतरे में डाल देती है। भारत के केस में जहां कॉलोनियल पावर्स से विरासत में मिला आर्म्स एक्ट हथियारों तक नागरिकों की पहुंच को बहुत ही सीमित कर देता है, वहां यह विफलता दोहरी खतरनाक हो जाती है। इससे न केवल स्टेट कमजोर बन जाता है, बल्कि उसके नागरिक भी डिफेंसलेस हो जाते हैं। विशेष रूप से सनातन समाज तो दोहरे रूप से निहत्था है, एक तो स्टेट की पॉलिसी के डर से और दूसरा सामाजिक कलंक के डर से। सांप्रदायिक रूप से तनावपूर्ण क्षेत्र में एक मुसलमान द्वारा खुद को हथियारबंद रखना उसके समाज में विवेकपूर्ण माना जाता है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए हथियार मांगने वाले एक सनातनी को उसका अपना समाज ही पैरानॉइड मानता है, रिग्रेसिव मानता है और समाज के लिए खतरा मानता है। इस टैबू को तोड़ना होगा। भारत में लीगली गन रखने के लिए एक व्यक्ति को पुलिस वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरव्यूज और लोकल अथॉरिटी द्वारा अप्रूवल से जुड़ी एक लंबी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और ये सब करने पर भी
मैक्सिमम एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दिए जाते हैं जब तक कि एप्लीकेंट राजनीतिक रूप से प्रभावशाली ना हो। विडंबना यह है कि भारत में आत्मरक्षा को शायद ही कभी सफिशिएंट जस्टिफिकेशन के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके अतिरिक्त सामान्य नागरिकों को जो थोड़े बहुत लाइसेंस दिए जाते हैं उनमें भी केवल नॉन ऑटोमेटिक वेपन्स ही परमिटेड हैं और प्रत्येक वर्ष इश्यू होने वाले लाइसेंसों की गिनती लगातार कम होती जा रही है। यह फ्रेमवर्क इफेक्टिवली सुनिश्चित करता है कि कानून का पालन करने वाले नागरिक निहत्थे रहें, जबकि क्रिमिनल एलिमेंट्स अक्सर ब्लैक मार्केट या क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग के माध्यम से हथियार प्राप्त करते रहते हैं। जिनके पास हथियार नहीं होने चाहिए वो तो फिर भी कैसे न कैसे हथियार प्राप्त कर ही लेते हैं, किंतु हमारा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ये इंश्योर करता है कि सामान्य नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए हथियार नहीं रख सकता। भारत की हथियार नीति की ये एक विचित्र विडंबना है। लोकतांत्रिक दुनिया के कुछ सबसे सख्त गन कंट्रोल लॉज भारत में हैं। कॉलोनियल सनक की छाया में बने आर्म्स एक्ट के तहत केवल कुछ संकीर्ण और अक्सर मनमाने ढंग से लागू किए गए अपवादों को छोड़ दें तो ये कानून सिविलियंस के फायर आर्म पोजेशन को अपराध मानता है। भारत में इस विडंबना से सभी भली भांति परिचित हैं कि कानूनी रूप से गन ओनरशिप न केवल बुरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड है बल्कि ये उतनी ही बुरी तरह से महंगा और उतनी ही बुरी तरह से राजनीतिक बन चुका है। किंतु वहीं इल्लीगल वेपन्स का ब्लैक मार्केट फल फूल रहा है, खासकर संवेदनशील क्षेत्रों में। भारत में क्रिमिनल्स, टेररिस्ट्स और इंसर्जेंट्स को हथियार प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। लोकल मेड देसी कट्टे से लेकर स्मगल्ड चाइनीज पिस्टल्स और इंपोर्टेड राइफल्स तक, असम में विभिन्न रेबल ग्रुप्स लंबे समय से म्यांमार और बांग्लादेश से प्राप्त आधुनिक हथियारों के साथ काम करते रहे हैं। बंगाल में क्रॉस बॉर्डर फंडिंग वाले इस्लामी नेटवर्क मालदा, मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर के बॉर्डर जिलों में आर्म्ड सेल्स ऑपरेट करते हैं। मणिपुर में नार्को आर्म्ड एथनिक मिलिशिया खुलेआम युद्ध छेड़े हुए है, जबकि स्टेट अपरेटस पैरालाइज बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में कैराना और मेरठ जैसे इलाकों में अवैध हथियारों का कारोबार सैकड़ों करोड़ रुपए का है। कश्मीर में स्लीपर सेल्स और टेररिस्ट अब केवल सैनिकों को ही नहीं बल्कि आम नागरिकों, मजदूरों, तीर्थयात्रियों, शिक्षकों और पत्रकारों को भी निशाना बना रहे हैं। इसका परिणाम एक हथियारबंद अपराधी वर्ग, एक निहत्था नागरिक वर्ग और लॉ एनफोर्समेंट का वैक्यूम। ये एक मोरल और टेक्टिकल डिस्पैरिटी है जो किसी न किसी ट्रेजेडी को आमंत्रित करती रहती है। ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी खतरे के समय कार्रवाई करने वाले एकमात्र लोग, सामान्य जिम्मेदार नागरिक, कानूनी रूप से शक्तिहीन रहें, जबकि जो लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं या भारतीय समाज का विभाजन करना चाहते हैं उनके पास हथियार हैं। केवल वे लोग जो भारत की रक्षा करना चाहते हैं, सामान्य नागरिक, विशेष रूप से सनातनी नागरिक, निहत्थे रहने के लिए मजबूर हैं। जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स और जे रूसो तक सभी फिलोसफर्स अपने वैचारिक मतभेदों के बावजूद जिस एक बात पर सहमत थे वो यह कि जीने का अधिकार सबसे बेसिक नेचुरल राइट है और सेल्फ डिफेंस इसकी सबसे जरूरी अभिव्यक्ति। स्टेट के अस्तित्व में आने से बहुत पहले लोग स्वयं की, अपने परिवार की और अपने समुदायों की रक्षा करते थे। स्टेट का गठन उस अधिकार को बदलने के लिए नहीं बल्कि उसे बनाए रखने के लिए किया गया था। और ये कोई विडंबना नहीं है कि भारत का संविधान भी इस अधिकार को केवल अप्रत्यक्ष रूप से मान्यता देता है, क्योंकि भारत का संविधान कॉलोनियल छाया के अधीन ही बना है। संविधान का आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी तो देता है, किंतु आत्मरक्षा के स्पष्ट अधिकार के बिना। फिर भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 33 से 44 कुछ परिस्थितियों में लीथल फोर्स के थ्रू रीजनेबल सेल्फ डिफेंस की अनुमति देती है। ये कॉन्ट्राडिक्शन कानूनी कम और सांस्कृतिक ज्यादा है। व्यवहारिक रूप से आर्म्स एक्ट 1959 के अंडर लाइसेंसिंग सिस्टम बहुत ही अस्पष्ट है, बहुत ही अपारदर्शी है, बहुत ही एलिटिस्ट है और अक्सर पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है। निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोग हों या फिर ग्रामीण लोग, उनके आर्म्स लाइसेंस एप्लीकेशंस
अक्सर अस्पष्ट आधार पर अस्वीकार कर दिए जाते हैं, और दूसरी ओर शहरी अभिजात वर्ग, एलीट क्लास और वीआईपी वर्ग के लोगों को हथियार खरीदने में न के बराबर या फिर बहुत कम परेशानी होती है, तब भी जब उन्हें कोई नाममात्र खतरा भी न हो। ये पब्लिक सिक्योरिटी नहीं है, ये प्रिविलेज सिक्योरिटी है। भारत को सेल्फ डिफेंस के नेचुरल राइट की पुनः स्थापना करने की आवश्यकता है, केवल कागजी रूप में नहीं, व्यवहारिक रूप में, जिसे लीगल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हो। और जिन क्षेत्रों में खतरा अधिक है या जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहां आम नागरिक को सुरक्षा में भागीदार के रूप में देखा जाए, न कि संदिग्ध के रूप में। जिस भी देश के लिए अपने नागरिकों का कोई महत्व होता है, वह उन्हें पूरी तरह से डिसआर्म नहीं करता। भारत एकमात्र ऐसा लोकतंत्र नहीं है जिसे इस प्रश्न का सामना करना पड़ रहा है। कई दूसरे स्वतंत्र लोकतांत्रिक देशों में लोगों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करने की अपेक्षा उन पर भरोसा किया जाता है। यहां तक कि सबसे अधिक स्टेट सेंटर्ड डेमोक्रेसीज भी आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता देती हैं। अमेरिका अपने सभी गन वायलेंस प्रॉब्लम्स के बावजूद अपने सेकंड अमेंडमेंट में हथियार रखने के अधिकार को बनाए हुए है, वो भी शिकार को बढ़ावा देने वाले क्लॉजेस के रूप में नहीं, अत्याचार और हेल्पलेसनेस के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में। उनके राष्ट्र और संविधान के फाउंडिंग फादर्स ये बात अच्छी तरह समझते थे कि स्वतंत्र लोगों को कभी भी अपनी, समाज की और राष्ट्र की रक्षा के लिए पूरी तरह से स्टेट पर निर्भर नहीं होना चाहिए। स्विट्जरलैंड में फायर आर्म्स उसके नागरिकों की राष्ट्रीय पहचान में अंतर्निहित हैं। स्विस नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वो राष्ट्रीय मिलिशिया का हिस्सा बने, जिन्हें किसी बाहरी हमले की स्थिति में अपनी और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। शत्रु तत्वों से घिरे इजराइल में सिटीजन सिक्योरिटी मॉडल लागू है, जो सिविलियन रेडीनेस पर जोर देता है। वहां जिम्मेदार नागरिकों को, विशेष रूप से सेंसिटिव एरियाज में रहने वाले नागरिकों को प्रशिक्षण के बाद फायर आर्म रखने की अनुमति है। वहां इसे रेडिकल नहीं, रैशनल माना जाता है। ये सभी अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करने वाले विविध समाज हैं, किंतु फिर भी वे सभी एक प्रिंसिपल शेयर करते हैं कि अकेले स्टेट हमेशा सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हथियारबंद नागरिकों के बारे में अपने पुराने कॉलोनियल डर में फंसा बौद्धिक रूप से जमे रहने का जोखिम नहीं उठा सकता, विशेषकर तब जब आज जिनके पास हथियार हैं वो केवल अपराधी, विद्रोही और आतंकवादी ही हैं। विजिलेंटिज्म या सांप्रदायिक हिंसा का डर नागरिकों के हथियार रखने के विरुद्ध एक कॉमन ऑब्जेक्शन है, किंतु ये ऑब्जेक्शन हथियारबंद सुरक्षा को अराजकता के साथ केवल भ्रमित करता है। सिविलियन गन ओनरशिप के एक वेल रेगुलेटेड, ट्रांसपेरेंट सिस्टम का अर्थ बंदूकें लेकर चलती भीड़ नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है परिवारों के पास डेटरेंट्स का होना, गांवों के पास वार्निंग शॉट्स का होना, दुकानदारों के पास सुरक्षा अपने हाथ में होना। किसी दंगाग्रस्त इलाके में एक नागरिक के हाथ में बंदूक होने से कोई खतरा नहीं है। उल्टा ये एक संदेश है कि दंगाई बिना किसी परिणाम के इस घर को जला नहीं सकते, उस आदमी को मार नहीं सकते, इस मंदिर को तोड़ नहीं सकते। मणिपुर में एक आदिवासी परिवार के पास एक राइफल का होना अलगाववाद नहीं है। उल्टे जब तक स्टेट कोई कार्रवाई करने में सफल नहीं हो जाती, तब तक वो राइफल एक लोकल स्टेबलाइजर है। एक कश्मीरी पंडित टीचर द्वारा रखी गई रिवॉल्वर हिंदू उग्रवाद नहीं है, ये एक सर्वाइवल किट है, ऐसी जगह पर जहां पुलिस शूटर के भाग जाने के बाद पहुंचती है। भारत को अपने नागरिकों पर फिर से भरोसा करना चाहिए, बिना शर्त नहीं किंतु निष्पक्षता से, फेयरली। हम सिविलियन सिक्योरिटी को ऐसे स्टेट को आउटसोर्स करे नहीं रह सकते जो केवल मरने वालों की गिनती करने के लिए आता हो। आतंकवाद ग्रस्त जिले में रहने वाले नागरिकों को लाइसेंस हथियार रखने और उनका प्रशिक्षण लेने की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए? जहां स्टेट बेसिक सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दे सकता, उन एरियाज में रहने वाले नागरिकों को सेल्फ डिफेंस करने के लिए कानूनी साधन क्यों नहीं होने चाहिए? पहलगाम में आतंकी हमले जैसे हालिया हमलों ने इस तरह के सिटीजन डिफेंस मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंस पर बल दिया है। अंग्रेजों की गुलामी के बाद के भारत के इतिहास में यह एक रेयर मोमेंट है
अधिकांश आम नागरिक, विशेष रूप से डिस्टर्ब्ड एरियाज में रहने वाले हिंदू, पहले से ही ये जानते हैं कि हिंसा पर स्टेट का एकाधिकार है और जो लंबे समय से उनकी कोई सहायता करने में विफल रहा है। इसलिए जब स्टेट सिक्योरिटी ऑपरेटर्स समय पर नहीं पहुंच पाता तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नागरिकों को ही बनना चाहिए। ये वो एक प्रैक्टिकल स्टेप है जो बहुत पहले ही उठा लिया जाना चाहिए था। निस्संदेह गन राइट्स या बंदूक रखने का अधिकार कोई रामबाण नहीं है, किंतु ये एक यूजफुल फायरवॉल है जो एकदम परफेक्ट तो नहीं है, किंतु लाचारी से बचने के लिए बहुत आवश्यक है। यदि लोगों को अपने जीवन की रक्षा के लिए साधन उपलब्ध नहीं कराए जाते तो संविधान के आर्टिकल 21 में दिया गया जीवन का अधिकार एक खोखले वादे से अधिक और कुछ नहीं है। यदि आप जीवन के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकते तो इसका क्या फायदा? जब एक लोकतंत्र आतंकवादियों से डरने की अपेक्षा अपने ही लोगों पर अविश्वास करने लगे तो समझ लो उसने अपना संतुलन खो दिया है। इस प्रश्न का सामना करने वाला भारत अकेला देश नहीं है। दुनिया भर के लोकतंत्रों ने अलग अलग आंतरिक खतरों के कारण जिम्मेदारी से नागरिकों को हथियार देने के तरीके खोज लिए हैं। चेक रिपब्लिक ने 2021 में अपने संविधान में संशोधन करके हथियारों के साथ आत्मरक्षा के अधिकार की पुष्टि की है। यह कदम कोई पॉपुलिज्म नहीं था, बल्कि सैद्धांतिक था कि स्टेट हमेशा मौजूद नहीं रह सकता, किंतु नागरिक हमेशा मौजूद रहते हैं। स्विट्जरलैंड में जहां प्रति व्यक्ति गन ओनरशिप यूरोप में सबसे अधिक है, फिर भी वहां गन क्राइम एक्सेप्शनली लो है। इजराइल में सिविलियन सिक्योरिटी एक लग्जरी नहीं है, एक नेसेसिटी है। सेंसिटिव एरियाज में नागरिकों को ट्रेन किया जाता है, लाइसेंस दिया जाता है और स्टेट के रिस्पांस में देरी होने पर अपनी कम्युनिटी की रक्षा के लिए नागरिकों पर भरोसा किया जाता है। ये कोई फेल्ड स्टेट्स नहीं है, ये सभी देश सफल लोकतंत्र हैं जिन्होंने अपने लोगों पर भरोसा किया है, कंडीशंस, ओवरसाइट्स और रूल्स के साथ, किंतु अविश्वास के बिना। भारत की अपनी ज्योग्राफिक और डेमोग्राफिक सिचुएशन इस पैराडाइम पर पुनर्विचार करने के लिए और भी बड़ा कारण है। जब तक सार्वजनिक सोच और नैरेटिव में बदलाव नहीं आएगा, तब तक कोई भी नीति सफल नहीं हो सकती। आज हालात ये हैं कि केवल एक ही तरफ की कहानी सुनाई जा रही है और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि केवल इस एक कारण से सच कहीं खो जाता है। अपने घर, दुकान, मंदिर या अपने परिवार की रक्षा करने का अधिकार कोई राजनीतिक पहचान नहीं है, ये एक मानवीय पहचान है। और बंगाल या बिहार में अपनी और अपनों की रक्षा करने वाला हिंदू ठीक ऐसा ही करने वाले इजराइल में बसे नागरिक से या फिर अपने कैंटोन की सुरक्षा करने वाले स्विस नागरिक से ज्यादा खतरनाक नहीं है और ना ही हो सकता है। अब समय आ गया है कि भारतीय स्टेट को अपने नागरिक को, विशेष रूप से सनातनियों को, किसी खतरे की भांति देखना बंद करके उसे सहयोगी के रूप में देखना शुरू करें। यदि आप भी हमारे विचारों से सहमत हैं तो अपने विचार हमारे साथ अवश्य शेयर करें। अगले एपिसोड में हम विचार करेंगे कि राजा और राजतंत्र को हटाकर और लोकतंत्र रूपी शासन व्यवस्था को अपनाकर हमने क्या खोया। सच्चाई और चेतना केवल शब्द नहीं, शस्त्र हैं। प्रश्न पूछना धर्म है और चुप्पी अपराध। भारत एक सभ्यतागत युद्ध में है और अब मौन कोई विकल्प नहीं, सबसे बड़ा शत्रु है। हर जगा हुआ मन एक योद्धा है और इस सभ्यतागत संग्राम में हर आवाज एक आहुति। विचार वृक्ष के साथ जुड़ने और हमारे विचार सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।